एक समीक्षा 2022-23 अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% जो रियल है और रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से लेके 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से लेकर के 6.8% के रहने का अनुमान लगाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा और अगर हम भारत की पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी वर्ल्ड में हमारे भारत की मानी जाती है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों के आधार पर 96,522 रुपये है और अगर हम प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि की दर देखें रेट देखें तो वो हो गई आपकी 5.5% इंक्रीज हो चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार जो आपके सर्वेक्षण के आंकड़े लिए गए के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से जस्ट डबल होकर के 1.4 करोड़ पहुंच चुकी है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी का टाइम है और भारत सरकार के लिए समस्याएं कम हो रही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा जो आपका 6.4% रहा जो पिछले वित्त वर्ष में 6.7% रहा था तो 3% की घाटे में कमी आई है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और आपको बता दें आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति का मतलब है जो आपका महंगाई दर है की दर 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। तो ये होने चाहिए करीब 6 के आसपास, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर तो 110 के आसपास मुद्रास्फीति चल रही है। बहुत खतरनाक कंडीशन है। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा जो पिछले वित्त वर्ष के 3.0 से अधिक है। और अगर हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि देखें जनवरी नवंबर के आसपास तो रही है आपकी 20। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो आयकर 15% इनकम टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, नगर निगम से आने वाला परसेंटेज 15% वहाँ से पैसे आते हैं और लोग खरीदारी करते हैं वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर 17% है। सीमा शुल्क 4% लगता है जिससे सरकार में पैसा आता है। ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वो केवल 2% होती हैं और कर रहित प्राप्तियां 6% होती हैं। इसके साथ साथ ऋण और अन्य देयताएं 34% से पैसा आता है। मतलब किसी ने कोई भी फाइनेंस करा रखा है तो उस पर जो पैसा आएगा ब्याज आएगी वो सब होगा। तो ये थे आपके दो तरीके जिससे पैसा आता है और जाता है। इसके दोनों वीडियो मैंने अलग अलग बनाए इसलिए शॉर्ट बनाए। ओके, जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट जब किसी भी देश में होती है, प्रदेश में या किसी भी एरिया में होती है तो उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर उसके लिए पैसा आता कहाँ है, तो पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले हम बताते हैं कि पैसा जाता कहाँ है, खर्चा कहाँ पर होता है। तो जैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके साथ साथ जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनकी पेंशन में खर्च होता है 4% के आसपास। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती हैं 9% के आसपास और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। जैसे हमने किसी से ले रखा है, मान लीजिए कर्जा, जैसे IMF से ले लिया और अमेरिका से, चाइना से, कहीं से भी ले लिया, रशिया से, तो उसका ब्याज का भुगतान भी तो करोगे। तो 34% तो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और 7% सब्सिडी, रक्षा में 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17% में होती हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% खर्च होता है। करों शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें 18% खर्च करना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो ये आपका परसेंटेज 8, 9, 7, 8, 17, 9, 18 और 8% रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि पैसा आता कहाँ से है जिससे सरकार चलती। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से गोवर्धन मीन्स गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए
अपशिष्ट और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उन्हें एनकरेज करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इससे उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D विभिन्न राज्यों के और कुशल सॉफ्ट युवाओं स्किल को जैसे अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम अवसर शामिल किए उपलब्ध जाएंगे। कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है, मतलब उसे डेवलप किया गया है, अपडेट किया गया है। यह 1 अप्रैल 2023 से कॉप्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। और आपको बता दें, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, भारत को स्त्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब मोटा अनाज का मतलब जैसे बाजरा, और आप जानते ही हैं कि 2023 को बाजरा के लिए मिलेट ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक का बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की सूचना देकर शुरुआत की गई। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा, मतलब इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा कुछ टाइम में। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट बेस्ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे। भूगोल, भाषा सहित कई बहुत सारे क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों को डिजिटलीकरण मतलब डिजिटलाइजेशन के लिए डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत रॉयल रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की स्थापना की जाएगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध करवाने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण ट्रेनिंग मंच iGOT कर्मयोगी का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी मशीनरी की विश्वसनीयता मतलब उन पर फेथ बढ़ाने की दिशा में 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया है और इसके साथ साथ लवण, सॉल्टी भूमि पर जहां भी व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। मिस्टी एक टेक्निकल वर्ड। नेक्स्ट, अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को यूथ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों के उनके स्वयं के
ODOP एक जगह एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना भी की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, केवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब ये घाटे की प्रवृत्तियां क्या है, उसकी एक टेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे राजकोषीय घाटा का अनुमान तो है 6.4 का, ठीक है, 22-23 का। अगर हम 23-24 का देखें तो ये 5.9 मतलब थोड़ा सा कम घाटा हुआ। राजस्व घाटा 4.1 था 2022-23 में, अब कितना रह गया 2.9 मतलब अच्छी रिकवरी हो रही है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.9 था 2022-23 में और अब रह गया केवल 1.7%, तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है। प्राथमिक घाटा 3% और अब कितना रह गया 2.3%, तो होगा ना इंपॉर्टेंट ग्रोथ का फंडा कामयाब। तो अब ये बताइए कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक डेटा दूंगा। जैसे इनकम टैक्स 15% होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% लगाया जाता है, निगम कर जो आपके बड़े बड़े नगर निगम होते हैं जैसे 17 नगर निगम थे, बीजेपी जीती है, वैसे ही 15% वो कलेक्ट करता है। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर, जैसे हम टमाटर खरीदने जा रहे हैं, हम कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, गेहूँ खरीद रहे हैं, तो हमें ब्रेड खरीद रहे हैं, तो हमें इनडायरेक्ट वे में उस खरीदारी पर 17% कर देना होता है, टैक्स देना होता है। ऋण और अन्य देयताएं 34% और कर रहित प्राप्तियां 6%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां 2%, सीमा शुल्क लगाया जाएगा 4%।